का परावर्तन हमने कहाँ पढ़ा? प्रकाश का परावर्तन दर्पण में पढ़ा, जो कि पॉलिश सतह थी, है ना। और परावर्तन में एक बार रिपीट कर लेते हैं अपन कि परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई पॉलिश की सतह, जैसे हमने बात की थी समतल दर्पण की बात की थी, इसमें जब प्रकाश की किरण पड़ती है तो वह टकराकर उसी पास में लौट जाती है। इससे हमने क्या बोला था? प्रकाश का परावर्तन। और इसमें ये जो आने वाली किरण है इसको हमने बोला था आपतित किरण। जो परावर्तन, तो इसको हमने क्या कहा था? परावर्तन। यहाँ पर दो कोण बने। जो पहला कोण था आपतित किरण और अभिलंब के बीच, उसको हमने बोला आपतन कोण। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच जो कोण बना उसको हमने क्या बोला? परावर्तन कोण। तो यहाँ पर ये अभिलंब है, जो सेंटर में पड़ रहा है तो क्या है? अभिलंब। और उसमें हमने दो नियम पढ़े थे। पहला नियम ये था कि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर के मान के बराबर होता है। और दूसरा नियम क्या था? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक एक होते हैं। आपतित किरण और परावर्तित किरण, अभिलंब और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ये अपन ने परावर्तन में पढ़ा था, परावर्तन के नियम है। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? दर्पण की बात हो रही है, जो कि पॉलिश है, तभी प्रकाश टकराकर वापस आएगा। ठीक है। अब हम पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। ये समझ में आ गया हमको? अब प्रकाश का जो अपवर्तन है वो किसमें होता है? कांच के आयताकार गुटके में हम समझाएंगे, जो अपन ने प्रैक्टिकल में देखा या देखा। ठीक है। तो इसमें आयताकार कांच का टुकड़ा होता है। इसमें आपको माध्यम समझना जरूरी है कि माध्यम कितने हो। माध्यम होता क्या है? तो माध्यम होता है एक सघन माध्यम, एक होता है विरल माध्यम, एक होता है निर्वात। क्या होता है? सघन माध्यम यानी जो घना होता है, जो कोषों में पाया जाता है, वो सघन माध्यम होता है, जिसमें परमाणु बहुत आसपास होते हैं, वो सघन माध्यम होता है। और विरल माध्यम हल्का। ठीक है। तो हल्का माध्यम, जैसे कि सघन में अगर हम कांच की बात करें और वायु की बात करें तो सघन क्या होगा? कांच और वायु में सघन क्या होगा? वायु या कांच? कांच सघन, घना घना, और वायु विरल। वायु देखो है लेकिन हमें केवल महसूस हो रही है। ठीक है। तो वो हल्की है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? विरल माध्यम। और अगर कोई माध्यम ही ना हो, कुछ भी ना हो, नथिंग, तो उसको बोलते हैं निर्वात। इंग्लिश में बोलते हैं वैक्यूम। क्या बोलते हैं? वैक्यूम। तो आपको मैं पहली चीज ये बता दूं कि जो प्रकाश होता है उसे किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है चलने के लिए। वो हर चीज को प्रकाशित करता है बिना किसी माध्यम के, उसको किसी की जरूरत नहीं पड़ती। कोई माध्यम नहीं रहेगा वो और तेज चलेगा, मीन्स निर्वात में सबसे तेज गति से चलेगा। उसको ज्यादा लोग ना रहे, ज्यादा अच्छा है प्रकाश के लिए। जबकि ध्वनि इसकी ऑपोजिट होती है। ध्वनि के लिए माध्यम जितना सघन होगा उतना तेज वो बजेगी, उसको माध्यम की जरूरत पड़ती है। उसे लगता है कि कोई उसे देखे। ठीक है। मतलब जितना ज्यादा घना रहेगा उतना बजेगी ध्वनि। लेकिन प्रकाश में उल्टा होता है, जितना कम करेंगे तो माध्यम जितना विरल होगा, निर्वात में तो बहुत ही तेज चलेगा। प्रकाश का ही गुण होता है। जैसा मैंने आपको बताया था, अभी बताया था परसों की क्लास में, कि प्रकाश जो होता है, जैसे सूर्य जो होता है सुबह जब उगता है सारे लोग सोते रहते हैं। प्रकाश आपने सीधी भाषा में याद रखना कि जब सूर्य निकलता है तो सारे लोग क्या होते हैं? सोते रहते हैं। लेकिन क्या सूर्य निकलना बंद करता है? नहीं। वो अपना काम डेली करता है। वो सुबह निकलता है, उससे किसी को कोई मतलब नहीं होता कोई जागे या ना जागे। आप सीधी भाषा में याद रखना है कि प्रकाश को किसी माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती, वो और तेजी से चलता है अगर निर्वात हुआ तो। ठीक है। जबकि ध्वनि इसकी ऑपोजिट होती है। अगर हम घंटी बजाते हैं तो वो ज्यादा बजती है, क्योंकि वो ठोस में घनी चीजों में ज्यादा उसको माध्यम की जरूरत पड़ती है, सघन माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब आपने माध्यम समझ लिए। अब हम पढ़ रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन। अभी हमने पढ़ा परावर्तन, जिसमें पॉलिश सतह की जरूरत पड़ी। यहाँ पर पॉलिश सतह की जरूरत नहीं, सीधे आयताकार
वायु है और ये कांच है ना, ये वायु है और ये कांच है। तो ये विरल माध्यम है, ऑब्वियसली अभी आप पढ़ लिए हो, और ये सघन माध्यम आप समझ गए। तो यहाँ पर जब प्रकाश की किरण आयताकार गुटके पर पड़ती है, कांच के आयताकार गुटके पर पड़ती है, तो ये एक अपन यहाँ पर इमेजिन कर लेते हैं कि यहाँ पर भी एक अभिलंब है, तो यह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। मीन्स क्या होती है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। तब जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर प्रकाश की किरण प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दिख रहा है आपको, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और जब वह वापस से सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, यहाँ भी हम एक कल्पना कर लेते हैं कि ये अभिलंब है, और जब वह सघन से वापस से विरल माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब से वापस दूर हट जाती है। इसे भी हम प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपवर्तन। अब अगर कोई ये बोले कि भाई प्रकाश के अपवर्तन की परिभाषा लिखिए, तो आप उसको सीधे लिख सकते हो कि जब प्रकाश की किरण अपना माध्यम बदलती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। इट डजंट मैटर कि अभिलंब की ओर आ रही है या बाहर जा रही है। तब जब तुम कांच और वायु का एग्जाम्पल दोगे तब तो तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि भाई अभिलंब से झुकी, बाहर गई तो अभिलंब से हट गई। लेकिन अगर हम अपवर्तन की परिभाषा बता रहे हैं तो हमारे लिए इतना ही कहना काफी है कि जब प्रकाश की किरण अपना माध्यम बदलती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, जैसे हम स्कूटरी की भाषा में ये याद कर सकते हैं कि जब हम फोकस्ड होते हैं किसी एक चीज को लेकर कि हमें आज ये चैप्टर पढ़ना है, या मेरा फोकस आज ये है कि मुझे इतने काम कंप्लीट करने हैं। ठीक है, हम फोकस्ड हैं, लेकिन जब हमारे साथ हम अपना माध्यम बदल लेते हैं, मीन्स हमारे साथ कोई लोग अटैच हो जाते हैं, अच्छे या बुरे, तो हमारा जो मार्ग होता है वो थोड़ा सा विचलित हो जाता है। होता है क्योंकि हम जो लक्ष्य निर्धारित करके चलते हैं उसका माध्यम बदल चुका है, हमारे साथ कोई और आ गया, तो उस हिसाब से कंडीशन बदल जाती है। तो आप इसको अपवर्तन के साथ जोड़ के देखना हिंदी भाषा में कि भाई अपवर्तन में प्रकाश की किरण अपने मार्ग से क्यों विचलित हुई। तो आप इसको याद रखोगे, इस चीज से कनेक्ट करोगे तो भूलोगे नहीं। तो अपवर्तन का परिभाषा हम सीधे लिखेंगे कि जब प्रकाश की किरण अपना माध्यम बदलती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। अब इसमें भी दो नियम है, बहुत इजी है। अगर आपने परावर्तन का नियम अच्छे से याद कर लिया है, समझ लिया है, तो आप ये समझ लेंगे कि यहाँ देखिए आती हुई किरण क्या होगी, आपतित किरण। क्या होगी, आपतित किरण। आपतित किरण। और ये जो अंदर में ये कौन सी हो गई, अपवर्तित किरण। वहां हमने बोला था परावर्तित किरण, यहाँ हमने क्या बोल दिए, अपवर्तित किरण। और ये अभिलंब दोनों में कॉमन है, ये क्या हो गया, अभिलंब। तो यहाँ पर I1 और ये कोण जो बना वो R बंद कर देते हैं। ये जो दूसरा माध्यम बचा है इसको I2 और यहाँ पर R पुट कर देते हैं। ठीक है, क्योंकि माध्यम दोनों इधर से इधर बदला फिर इधर से इधर बदलते हैं। अब इसके दो नियम है। पहला नियम तो इजी सा है, बहुत इजी है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो अगर आपने ये पढ़ा है तो परावर्तित किरण की जगह आपको केवल अपवर्तित किरण कर देना है। तो क्या हो जाएगा पहला नियम कि आपतित किरण, दूसरा अपवर्तित किरण और तीसरा अभिलंब। तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम ये भी बहुत इजी है। आप दूसरा जो नियम है आपको मैं ये बता दूं कि साइन I अपॉन साइन R इक्वल टू, आप म्यू भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन मैं आपको डिफाइन कर देती हूँ कि जब वायु लिया हमने, वायु और कांच की बात की, तो वायु के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो और कांच के सापेक्ष जो अपवर्तनांक होगा वो, उन दोनों का जो अनुपात है वो एक नियतांक होता है, स्थिरांक होता है। ठीक है, उन दोनों का मान क्या होता है, अनुपात का मान क्या होता है, स्थिर होता है। इसे ही दूसरा नियम कहते हैं, या इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। अगर आपको क्वेश्चन है कि स्नेल का नियम लिखिए तो आपको ये भी लिखना है अपवर्तन का जो दूसरा नियम है कि साइन I अपॉन साइन R
क्या बोल देंगे, स्नेल का नियम और अपवर्तन का सेकंड लॉ। तो आपके यहाँ पे दो प्रश्न तैयार हो गए, एक 2 नंबर का अलग तैयार हो रहा है स्नेल का नियम, क्योंकि स्नेल ने इसको इजाद किया था ये नियम, इसलिए उसका नाम स्नेल का नियम पड़ा, और अपवर्तन का सेकंड लॉ भी आपको याद हो जाएगा। अब अगर आपको साइन, आप अगर एक पूरा थ्योरेटिकल नहीं भी लिख पा रहे हो तो साइन आई अपॉन साइन, आपने डायग्राम ड्रॉ कर लिया तो साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू भी लिख दोगे सेकंड लॉ में, तो वो गलत नहीं होगा। और यही तुमको किसमें लिख देना है, स्नेल के नियम में, या ऑब्जेक्टिव्स में भी आ सकता है कि साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू, यह नियम खाली स्थान में दिया था, तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, स्नेल, या फिर आ सकता है स्नेल के नियमानुसार खाली स्थान होता है, तो आप क्या लिखोगे, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू म्यू। या क्या होता है, साइन आई अपॉन कांच के वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक और कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक का अनुपात किसके कैसा होता है, तो आप क्या लिखोगे, वह एक स्थिरांक होता है, नियतांक होता है या स्थिर होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे प्रकाश के अपवर्तन का दोनों लॉ। साथों साथ हमने कंपेयर करें किसके, प्रकाश का परावर्तन। तो कंपेयर करते हुए अगर हम अपवर्तन का नियम पढ़ेंगे तो हम इजीली पढ़ेंगे और दोनों में हम डिफरेंशिएशन भी समझ पाएंगे। आपने डिफरेंशिएशन में मुझे बताएगा सबसे बड़ा डिफरेंशिएशन अपवर्तन और परावर्तन में क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा कुछ अंतर समझ में आ रहा है, कांच दोनों में है, लेकिन अब आप मुझे बताइए कि सबसे बड़ा अंतर तुमने क्या देखा, दोनों क्लासेस में मैंने बताया आपको कुछ दिख रहा है, इसकी सतह पर कुछ दिख रहा है क्या, ये दर्पण में हो रहा है, सिंपल कांच में हो रहा है, इसमें एक तरफ क्या है, पॉलिश सतह है, इसमें कोई पॉलिशिंग नहीं है, आर पार होके गुजर रही है किरण, यहाँ पर आर पार नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही, क्योंकि यहाँ पे पॉलिश है, क्योंकि यहाँ दर्पण की बात हो रही है। कौन सा दर्पण है, समतल दर्पण। ठीक है, तो इसी के साथ कुछ क्वेश्चन पूछना तो नहीं, हमने साथों साथ स्नेल का नियम भी पढ़ लिए हैं, परावर्तन अपवर्तन स्नेल का नियम, दोनों नियम परिभाषाएं, ये आपको 2 नंबर में भी आ सकती है, ड्रॉ करने के लिए भी आ सकता है केवल नियम। ठीक है, बंद कर दो।